बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी, जिनकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे, जिनके नाम से सिनेमा घर भर जाया करते थे, क्या वही एक दिन टूटकर आंखों में आंसू लिए वापस लौटी? क्या सच में किसी ने उनसे सख्त लहजे में कहा, यहां से चले जाओ? और वो आवाज आखिर किसकी थी जिसने उनके हौसले को एक पल के लिए तोड़ दिया? चर्चा में एक और नाम जुड़ता है, धर्मेंद्र, और एक दर्द भरी सच्चाई की कहानी जिसे सालों तक पर्दे के पीछे छुपा कर रखा गया। कुछ फैसले, कुछ मजबूरियां और कुछ रिश्ते जिन्होंने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। आज के इस वीडियो में हम सामने लाने वाले हैं वो किस्सा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुर्खियों की नहीं बल्कि दर्द, खामोशी और हौसले की दास्तान है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सच्चाई सामने आएगी वो आपकी सोच बदल कर रख देगी। धर्मेंद्र देओल, एक ऐसा नाम जिसकी गूंज केवल सिनेमा घरों की दीवारों तक सीमित नहीं रही बल्कि दशकों तक लोगों के दिलों में बसी रही। पंजाब के एक साधारण से गांव से निकलकर बॉलीवुड के इतिहास में अपनी अलग पहचान और शेर जैसी दहाड़ दर्ज करवाने वाला यह इंसान केवल चमक, तालियों और शोहरत की कहानी नहीं था। उसकी जिंदगी की चकाचौंध के पीछे एक लंबा संघर्ष, बिखरते रिश्ते और एक ऐसा अनकहा दर्द छिपा था जिसे दुनिया ने कभी खुलकर नहीं देखा। आज वही दबा हुआ सच सामने आने जा रहा था। मुंबई के जुहू स्थित बंगले में एक अजीब सी निस्तब्धता फैली हुई थी। हर दीपक जल रहा था पर दिलों में अंधेरा पसरा था। विशाल हॉल के बीचों बीच धर्मेंद्र साहब की एक बड़ी तस्वीर सजी थी और परिवार का हर सदस्य अपने अपने भीतर चल रहे डर और सच्चाइयों को संभालते हुए खामोशी से बैठा था। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के चेहरे पर बरसों का दर्द साफ झलक रहा था, मानो पुरानी चोटें एक बार फिर हरी हो गई हों। दूसरी तरफ हेमा मालिनी की आंखों में लालिमा थी। पता नहीं वह गुजरे कल की परछाई थी या आने वाले तूफान की आशंका। दोनों के बीच पसरी खामोशी अब एक अदृश्य दीवार में बदल चुकी थी। सनी देओल सामने बैठा था। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था, जैसे उसके भीतर कोई सवाल चीखना चाहता हो। वहीं बॉबी देओल खुद को संयमित दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हल्के से कांपते हाथ उसकी बेचैनी बयान कर रहे थे। दूसरी ओर ईशा देओल और अहाना देओल अपनी मां के पास बैठी थीं, पर उनकी नजरों में भी एक अनजाना सा डर झलक रहा था कि आगे क्या फैसला होने वाला है और किसकी दुनिया बदल जाएगी। तभी मुख्य वकील अविनाश मेहरा कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक पुराना सा लकड़ी का बक्सा था और साथ ही एक मोटी फाइल भी। उनके पीछे दो गार्ड खड़े थे और वह बक्सा देखते ही सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। अविनाश ने गंभीर और भारी स्वर में घोषणा की कि आज धर्मेंद्र जी द्वारा लिखी गई पारिवारिक वसीयत और उनसे जुड़ी अंतिम इच्छाओं के दस्तावेज सबके सामने रखे जाएंगे। जैसे ही उनके शब्द खत्म हुए, कमरे में और गहरी चुप्पी छा गई। धड़कनें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि हर कोई जानता था कि इसी क्षण यह तय होगा कि विरासत किसके हिस्से में जाएगी। फाइल खोली गई और धीरे धीरे पढ़ा जाने लगा कि उनकी तमाम संपत्ति, जूहू का बंगला, लोनावला का फार्म हाउस, पंजाब की कृषि भूमि, उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी और अन्य सभी अधिकार परिवार के सदस्यों के बीच बांटे जाएंगे। मगर अंतिम और निर्णायक फैसला उस एक गुप्त चिट्ठी में लिखी उनकी अंतिम इच्छा के आधार पर लिया जाएगा, जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। वह चिट्ठी जिसे उन्होंने अपने ही हाथों से लिखा था, उसी पुराने लकड़ी के अलमारी में बंद करके रख दिया गया था। यह सुनते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। सनी देओल ने अचानक तेज आवाज में सवाल दागा, कौन सी अलमारी और वह है कहाँ? इस पर अविनाश मेहरा ने बिना समय गंवाए उंगली से ऊपर की मंजिल की ओर इशारा कर दिया, धर्मेंद्र जी के निजी कमरे की तरफ। बस यहीं से माहौल में पहली चिंगारी भड़क उठी। ईशा देओल उठकर सामने आई और बोली, अलमारी की चाबी हमारे पास है, हम अभी लेकर आते हैं। लेकिन सनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ये घर सबसे पहले हमारा है और चाबी अब मेरे पास रहेगी। उसकी बात सुनते ही हेमा मालिनी गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, ये विरासत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हम सबकी है। तुम्हें अकेले फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं। एक पल के लिए प्रकाश कौर ने धीमी मगर बेहद भारी आवाज में कहा, सनी, धर्म को मत भूलो। ये तुम्हारे पिता की हालत का समय है, हिसाब किताब या बदले का नहीं। मगर तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। बोलने का मौका किसी को नहीं मिला और जैसे ही माहौल और गर्म हुआ, तूफान फूट पड़ा। सनी ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, घर, नाम, इज्जत, सब कुछ मेरे पापा ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। किसी और को इसमें हिस्सा लेने का कोई हक नहीं बनता। उसकी बात पर ईशा की आवाज कांपती हुई तेज हो गई, हम भी उन्हीं की बेटियां हैं। खून अगर अलग है तो क्या अधिकार भी खत्म हो जाते हैं? अब पूरा कमरा चीख पुकार और आरोपों से भर चुका था। हर शब्द, हर ताना, हर चीख रिश्तों के सीने में किसी चाकू की तरह उतर रहा था और लग रहा था जैसे इस घर की दीवारें भी उस दर्द को महसूस कर रही हों। अविनाश मेहरा की आवाज अचानक पूरे कमरे में गूंज उठी, बस अगर आप सभी इसी तरह आपस में उलझे रहे तो मुझे वसीयत की पूरी प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी। मगर उनके शब्द खत्म होने से पहले ही जैसे हालात हाथ से फिसल चुके थे। अचानक पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं और घर में घना सन्नाटा पसर गया। उसी अंधेरे को चीरती हुई किसी की चीख सुनाई दी, ऊपर वाले कमरे की अलमारी का ताला किसी ने तोड़ दिया है। हॉल में अफरा तफरी मच गई। कदमों की आवाजें, टकराती कुर्सियां और घबराई हुई सांसों के बीच सभी सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। जब सब ऊपर पहुंचे तो वहां का दृश्य और भी डरावना था।
अलमारी का टूटा ताला फर्श पर पड़ा था। उसके सारे ड्रॉर खुले हुए थे, कागज हर तरफ बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे अहम चीज वहां नहीं थी। वह गुप्त चिट्ठी गायब हो चुकी थी। सनी देओल उग्र स्वर में चिल्लाया, यह किसी बाहरी का काम नहीं है, यह सब अंदर का खेल है। इस घर में ही किसी ने चिट्ठी चुराई है। बताओ किसने किया है? उसकी बात के बाद माहौल और भारी हो गया। हर कोई एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगा, जैसे हर चेहरा एक नया सवाल बन गया हो। तभी बॉबी देओल ने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, शायद पापा की सेहत से जुड़ी बात भी पूरी तरह साफ नहीं थी। ये सुनकर पूरे कमरे पर जैसे आसमान गिर पड़ा। हेमा मालिनी के हाथ कांपने लगे, ईशा देओल की आंखों से आंसू बहने लगे और अगले ही पल सनी ने गुस्से में बॉबी की कॉलर पकड़ ली। क्या कहना चाह रहे हो तुम? बॉबी की आवाज लड़खड़ा रही थी। उनके कमरे में एक डॉक्टर रोज आता था। कुछ रिपोर्ट्स थीं जो मैंने देखी थीं। शायद वह कोई और सच्चाई हम सबसे छुपा रहे थे। कमरे में मौजूद हर शख्स अवाक रह गया। तभी अविनाश मेहरा ने एक बार फिर गंभीर और भारी लहजे में कहा, अगर यह गुप्त चिट्ठी नहीं मिली तो संपत्ति को तुरंत फ्रीज कर दिया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उनके शब्द दीवारों से टकराकर गूंज उठे और घर में और भी गहरी डरावनी खामोशी छा गई। अब यह सिर्फ संपत्ति या विरासत का मामला नहीं रहा था। यह शक, बदले और छुपे राजों की जंग बन चुकी थी। इस लड़ाई में कौन अपना है और कौन दुश्मन, इसका फैसला अब वक्त ही करेगा। टूटी हुई अलमारी के ताले की आवाज मानो अभी भी पूरे बंगले में गूंज रही थी। हर चेहरा सदमे में था और रिश्ते एक एक पल में बिखरते जा रहे थे। सबकी आंखों में अब बस एक ही सवाल तैर रहा था, आखिर वह गुप्त चिट्ठी लेकर गया कौन? सभी वापस हॉल में आ चुके थे, मगर इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा बोझिल, घुटा हुआ और डर से भरा था। अविनाश मेहरा ने एक लंबी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, जब तक वह चिट्ठी बरामद नहीं होती तब तक विरासत से जुड़ा कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। और याद रखिए, यह काम किसी बाहरी का नहीं बल्कि इसी घर से जुड़े किसी शख्स का ही है। उनकी बात सुनते ही सबकी निगाहें अपने ही लोगों पर टिक गईं, जैसे हर चेहरा शक के घेरे में आ गया हो। सनी देओल ने गुस्से में कुर्सी पर मुक्का मारते हुए कहा, किसी को उस चिट्ठी से मिलेगा ही क्या? जो भी है सामने आकर बताए। ये सुनते ही हेमा मालिनी तेजी से खड़ी हो गई। हर बात का मतलब पैसा नहीं होता सनी। उस चिट्ठी में शायद तुम्हारे पिता का दर्द, उनका पछतावा या फिर ऐसा कोई सच लिखा हो जो तुम सुनना ही नहीं चाहते। ईशा देओल आगे आकर बोली, हो सकता है पापा यह बताना चाहते हो कि उनकी असली विरासत हम सब साथ मिलकर ही संभाल सकते हैं, न कि इस तरह एक दूसरे से लड़कर। सनी का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसकी आवाज तड़प से भर गई। प्यार और भावनाओं की बातें मत करो। जब से पापा का नाम और उनकी कमाई का मामला सामने आया है, हर कोई सिर्फ हिस्सा मांगने आ गया है। तभी प्रकाश कौर की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी मगर गहरी पीड़ा भरी आवाज में कहा, सनी, विरासत सिर्फ पैसों से नहीं चलती, वह खून और रिश्तों से चलती है। इस लड़ाई में तुम अपने ही पिता की आत्मा के सामने हार चुके हो। उन शब्दों के साथ ही कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। ऐसा लगा मानो हवा में नमी और दर्द घुल गया हो और हर कोई अंदर से बिखर चुका हो। लेकिन तभी अचानक माहौल में एक नया तूफान आकर टकराया। पुलिस की सायरन की आवाज पूरे बंगले में गूंजने लगी। मुख्य द्वार खुला और इंस्पेक्टर कबीर मल्होत्रा पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुए। सब हड़बड़ा गए। कबीर ने कड़क और सख्त आवाज में कहा, हमें शिकायत मिली है कि मौत संदिग्ध हो सकती है और साथ ही वसीयत भी गायब है। अब यह मामला पुलिस और कानून के अधीन है। सनी गुस्से से दहाड़ा, शिकायत किसने की है? कबीर ने सबकी तरफ नजर घुमाई, फिर ठंडे लहजे में कहा, यह शिकायत किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि बॉबी देओल ने दर्ज करवाई है। पूरा घर जैसे एक पल में फट पड़ा। सन्नाटा और हड़कंप एक साथ छा गया। सनी ने गुस्से में बॉबी की कॉलर पकड़ ली। तूने अपने ही घर के खिलाफ पुलिस में केस कर दिया? आंसुओं के साथ बॉबी बोला, मैंने यह अपने पिता के लिए किया क्योंकि मुझे लगता है जाते जाते वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किसी ने उन्हें वह मौका नहीं दिया। कबीर मल्होत्रा ने तुरंत अगला सवाल दागा, जिस दिन धर्मेंद्र जी की मौत हुई उस दिन आखिरी बार उनके कमरे में कौन कौन गया था? हॉल में फिर मौत जैसी चुप्पी छा गई। हेमा मालिनी बोली, मैं आखिरी बार गई थी उनके पास। उनके हाथ बहुत ठंडे थे और वह कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे मगर लिख नहीं पाए। प्रकाश कौर ने कहा, मैं भी 2 घंटे पहले उनके पास गई थी। वह बहुत बेचैन थे, जैसे किसी बात से परेशान हो। ईशा देओल की आवाज भर्रा गई। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा था, बेटा जो आने वाला है उसके लिए हिम्मत रखना। कबीर सब नोट करता गया। फिर उसने सिर उठाकर अगला सवाल किया, डॉक्टर कौन था जो उनका इलाज कर रहा था? जवाब आया, डॉक्टर विश्वजीत राणा। कबीर ने तुरंत कहा, उसे फौरन यहाँ बुलाया जाए। तभी दरवाजे से नौकरानी कविता रोती हुई अंदर आई। वह पिछले 20 सालों से इसी घर में थी और धर्मेंद्र के लिए बेटी जैसी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में गहरा डर और पश्चाताप साफ दिख रहा था। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मुझे सच पता है साहब, अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो मैं मार दी जाऊंगी। कविता के ये शब्द सुनते ही पूरा कमरा सिहर उठा। हर दिशा में सन्नाटा पसर गया। कबीर मल्होत्रा ने एक कदम आगे बढ़कर सख्त लेकिन भरोसे भरी आवाज में कहा, डरो मत, तुम पुलिस की हिफाजत में हो। जो भी सच है साफ साफ बताओ। रोते रोते कविता ने कहना शुरू किया, जिस रात साहब की मौत हुई थी मैंने उनके कमरे से किसी की बहस की आवाज सुनी थी। सनी देओल तुरंत चौंक पड़ा। किससे बहस कर रहे थे? कविता की आवाज कांप रही थी। मैंने चेहरा नहीं देखा, लेकिन किसी ने गुस्से में कहा था,
अगर तुमने वो चिट्ठी खोल दी तो सब खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर पूरे कमरे में बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। हर चेहरा पीला पड़ चुका था। कबीर ने धीरे से पूछा, क्या तुम पहचान पाई कि वो आवाज किसकी थी? कांपते हाथों से कविता ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। मैंने किसी को देखा नहीं, मगर वह आवाज वह इस घर के ही किसी इंसान की थी। अब हर निगाह शक से भरी हुई थी। जिन रिश्तों पर कभी भरोसा था वही अब दुश्मनी में बदलते दिख रहे थे। खून खून का ही विरोधी लगने लगा था। पुलिस ने एक एक कमरे की तलाशी शुरू कर दी। अलमारियां, लॉकर, सुराख, हर कोना छाना जाने लगा। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया गया, मगर सबसे अहम समय का रिकॉर्ड डिलीट पाया गया। गुस्से में कबीर मल्होत्रा चिल्लाया, ये काम बाहर का कोई नहीं कर सकता, ये किसी घर के सदस्य ने ही किया है। उसी पल अविनाश मेहरा ने अपनी फाइल पलटते हुए एक और सनसनीखेज बात सामने रखी। वसीयत में साफ लिखा है, जो भी उस गुप्त चिट्ठी को चुराएगा उसे विरासत से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, मतलब जिसने यह चोरी की है उसके लिए यह सिर्फ लालच नहीं बल्कि एक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि वह सब कुछ खोने से डर रहा होगा। फिर उसने सबको हॉल में बैठने का आदेश दिया और एक एक कर पूछताछ शुरू की। पहली गवाही, हेमा मालिनी, क्या आपको उस चिट्ठी के बारे में जानकारी थी? हाँ, धर्मेंद्र जी ने कहा था कि उस चिट्ठी में उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई लिखी है। क्या सनी या बॉबी को इसके बारे में पता था? नहीं, शायद नहीं। दूसरी गवाही, सनी देओल, क्या आपके पास चिट्ठी चुराने की कोई वजह थी? नहीं, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा तो मेरा है ना? फिर सनी गुस्से से बोला, मेरा हक मेरी मेहनत से है, चोरी से नहीं। तीसरी गवाही, बॉबी देओल, आपने पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज करवाई? क्योंकि पापा को एक रात पहले धमकी दी गई थी और मुझे लगा ये सिर्फ बीमारी की बात नहीं है। चौथी गवाही, ईशा देओल, पापा बार बार कहते थे कि जब सच सामने आएगा तो बहुत कुछ टूट जाएगा। मुख्य दरवाजा खुला और डॉक्टर विश्वजीत राणा अंदर आए। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र जी की मौत दिल का दौरा थी। कबीर के पूछने पर डॉक्टर ने कहा कि रात 1 बजे कोई उनसे मिलने आया था, आधे घंटे बाद निकला और उसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई। सब सन्न रह गए क्योंकि उस वक्त सभी नीचे थे। तभी सीढ़ियों के पास एक साया उभरा और अकाउंटेंट मैनेजर रघुवीर हाथ में वही गुप्त चिट्ठी लिए खड़ा मिला। तनाव देखकर उसे दिल का दौरा पड़ा और वह गिरकर घायल हो गया। सुबह सब धर्मेंद्र की तस्वीर के सामने खड़े थे। सनी ने गुलदस्ता रखा, बॉबी और हेमा ने विरासत संभालने की बात कही, ईशा और अहाना अपनी माओं से लिपट गईं। सभी ने वादा किया कि अब यह घर संपत्ति नहीं, परिवार कहलाएगा। और कबीर की मुस्कान में एक नया सुकून झलक रहा था। इस कहानी में दिखाए गए कई घटनाक्रम, जैसे रघुवीर का अचानक चिट्ठी के साथ सामने आना, उसका दिल का दौरा पड़ना, परिवार के सदस्यों के बीच विरासत को लेकर हुई बातचीत, भावनात्मक मेल मिलाप और धर्मेंद्र की तस्वीर के सामने लिए गए सामूहिक संकल्प, ये सभी पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इन बातों की किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, न ही परिवार की ओर से या किसी विश्वसनीय स्रोत द्वारा ऐसी किसी घटना, चिट्ठी, वसीयत या बयान को सत्यापित किया गया है। यह पूरा वर्णन केवल कहानी के उद्देश्य से गढ़ा गया है और इसका वास्तविक जीवन की सच्ची घटनाओं से कोई प्रत्यक्ष प्रमाणित संबंध नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और दिलचस्प व सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे मिस न हो। धन्यवाद।